पीयूष जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर, क्योंकि आजादी का अमृत काल चल रहा है। पहला सवाल तो यही बनता है कि बीते गत वर्षों में जब से आपका शासन है, खासतौर पर बीते 10 सालों में, 9.5 सालों में, क्या आपको लगता है जिस सोच के साथ आप सरकार में आए थे उस सोच को आप इंप्लीमेंट कर पाए हैं? धन्यवाद आमिष जी, और न्यूज 18 इंडिया को बधाई कि आपने आज अमृत रत्न इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। 9.5 वर्ष का कार्यकाल की अगर जिक्र करें तो मैं समझता हूं कि भारत का आत्मविश्वास बनाने का काम रहा है इस 9 वर्षों में। भारत को एक विश्व शक्ति की तरफ लेके जाने के लिए जो आधारशिला बनाने की बात थी जी, उसमें हम अच्छी बड़ी मात्रा में सफल रहे हैं। एक फ्रैजाइल 5 यानी विश्व की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से बदलकर आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, और प्रधानमंत्री जी के अगले तीसरे टर्म में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और एक प्रकार से पूरे देश में माता बहनों की इज्जत हो, रोजमर्रा की जरूरतें गरीबों तक पहुंचे, बिना भेदभाव के देश में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों से मुक्ति दिलाना, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसे विषयों में जो जीवन खप जाता था, गुजर जाता था, लेकिन गरीब परेशान रहते थे। मैं समझता हूं गरीबों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके कल्याण के लिए और एक सुशासन, अच्छे देश में गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करने में माननीय प्रधानमंत्री जी सफल रहे हैं। लेकिन अगर आप संतुष्टि की बात करें तो जिस दिन मनुष्य संतुष्ट हो जाए तो फिर उसको आगे के लिए तो कोई काम ही नहीं बचेगा। ये तो अध्यात्म की बात हो गई, लेकिन मुझे ध्यान में आता है कि भारत मंडपम का इनॉग्रेशन था और प्रधानमंत्री ने अपना 3रा टर्म वहां पे अनाउंस कर दिया था। उसके बाद बड़ी सारी राजनीति हुई थी। माफ करिए, उन्होंने अपना 3रा टर्म नहीं अनाउंस किया था। उन्होंने बोला कि मैं आऊंगा। भारत की जनता के ऊपर उनका जो विश्वास है कि वो अच्छे काम की सराहना करेंगे, आशीर्वाद देंगे, और वो चाहते हैं कि देश इस अच्छे मार्ग पे आगे भी बढ़ता रहे। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया था कि उनको पूरा विश्वास है जी कि जिस प्रकार से 2 टर्म्स में देश में अन्य काम हुए हैं, अन्य योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ी हैं, 3रे टर्म में उनको ये भी सौभाग्य मिलेगा कि भारत 5वीं से 3री अर्थव्यवस्था बने जी। और इस अमृत काल में जिसमें देश ने प्रवेश कर लिया है, हम आगे चल के 2047 तक एक विश्व शक्ति के रूप में उभरे, एक विकसित भारत के रूप में उभरे। लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 2024 से पहले 2023 के ये 5 विधानसभा चुनाव भी हैं। और कल मैं अधीर रंजन चौधरी साहब को सुन रहा था, उन्होंने तो नारा लगा दिया, जीतेगी भाई जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये चुनाव की घोषणा नहीं है, ये बीजेपी की विदाई की घंटी है। 2023 के विधानसभा चुनाव से तय हो जाएगा कि अब बीजेपी को हटना है 2024 में। तो अमित जी, अगर विपक्ष के नेता ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि अब राजस्थान में भी सरकार हटने वाली है। उन्होंने माफी मांगी उसके बाद, उन्होंने बोला गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया था। ऐसा है कि उनको पूरा अधिकार है कि वो अपना चुनाव अच्छे तरीके से लड़े, और हर पार्टी ने दे शुड पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। पर मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता का दिल जीता है वो इस चुनाव में भी आप सब देखेंगे। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, महीने भर में शुरू हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार चली है, केंद्र में जिस प्रकार से सरकार ने जन जन का भविष्य सुधारने का काम किया है जी, युवा युवतियों को एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार किया है, राजस्थान में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी सरकार चली, कई लोग तो उसको गहलोत सरकार कहते हैं। अब आप तो कह नहीं सकते हो, आप ऑलरेडी G14 में चले गए हो। जी
बैंड हो, अबैंडन्ड हो, तो आपको कहने में तो तकलीफ है, पर मैं जरूर कह सकता हूं लेकिन कि देखिए, राजस्थान के लोग पूरी तरीके से त्रस्त हैं, राजस्थान के लोग दुखी हैं, राजस्थान के लोग कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों से भी दुखी हैं, विकास से वंचित रहने से भी दुखी हैं और भ्रष्टाचार से भी परेशान हैं। राजस्थान में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है और भाजपा की सरकार आने जा रही है। क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और आपने बोला कांग्रेस में गुटबाजी है। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, कुछ कुछ राज्यों में कई सारे आरोप लगते हैं। अब राजस्थान की बात कर ले तो वहां पे भी 2-3 गुट हैं, मध्य प्रदेश में भी, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, हमारे यहाँ हम सब कार्यकर्ता की भूमिका मध्य प्रदेश में भी करते हैं। 2-3 गुट है। मध्य प्रदेश में भी कोई गुट नहीं है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, भारत का कोई इलाका हो, ये पार्टी तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा लेके खड़ी हुई है। हमारी पार्टी है जिसमें उच्च से उच्च नेता हो या एक सामान्य कार्यकर्ता अभी अभी पढ़ाई खत्म करके काम में आया हो और भाजपा में जुड़कर एक कार्यकर्ता की भूमिका करे, जी। जैसे मैंने आज से लगभग 40 साल पहले किया था। मैं समझता हूं इस पार्टी में हर एक व्यक्ति एक कार्यकर्ता की तरह काम करता है और जीवन भर समर्पित रहता है एक नारे के साथ कि देश प्रथम, पार्टी दूसरी और स्वयं आखिरी। लेकिन आप राज्यसभा में सदन के नेता हैं, तो एक सवाल है कि बार बार विपक्ष आरोप लगाता है, प्रधानमंत्री ने तो खुद सदन में बोला कि ईडी ने सबको इकट्ठा कर रखा है। विपक्ष आरोप लगाता है कि एक तो बीजेपी की चुनावी मशीनरी चुनाव लड़ती है, दूसरा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चुनाव लड़ता है, सीबीआई चुनाव लड़ती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुनाव लड़ता है। क्या आपको लगता है कि ये सारे जो आरोप है? अमित जी, अगर आप अच्छी सरकार चलाते जी, अगर जब आपको जनता ने 10 साल तक मौका दिया, और वैसे तो देखें आजादी के बाद लगभग 60 वर्ष तक एक ही परिवार ने इस देश पे राज किया है, थोड़े बहुत मुखौटे जरूर रखे प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन वास्तव स्थिति तो यह है कि एक परिवार का राज्य चला, दादा, फिर बेटी, फिर उनका एक लड़का, फिर दूसरा लड़का सीधा पायलट से देश की राजनीति संभालने आया। इनोसेंस में ये भी बता दिया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचारियों को ही आगे बढ़ाती है। 85% उनका दिया हुआ लोगों को सहायता तो भ्रष्टाचार और बिचौलिए खा जाते हैं। फिर उनका लड़का, तो एक प्रकार से कांग्रेस की जो स्थिति है उसको देख के बड़ा दर्द भी होता है, दुख भी होता है। पर सिर्फ कांग्रेस नहीं है, समूचा विपक्ष है। और वास्तव स्थिति ये है कि उन्होंने जिस प्रकार के भ्रष्टाचारी कांड किए उन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा। आज हम स्पोर्ट्स में, खेल कूद में देखिए क्या कीर्तिमान प्राप्त कर रहे हैं, एक के बाद एक। एशियन गेम्स को देख लीजिए, 100 से अधिक मेडल, कभी इतिहास में नहीं आए। आज हमारे जो खेल कूद के मैदान में खिलाड़ी जाते हैं किस प्रकार से देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया था, 40,000 रुपए का टॉयलेट पेपर। कई हमारे युवा युवती यहाँ बैठे हैं, उनको ध्यान नहीं है कि 2014 के पहले किस प्रकार की स्थितियां थी। कई लोगों को ध्यान नहीं आता है कि इन्होंने भूमि भी बेची, भूमाफिया को भी काम आगे बढ़ाया, चाहे वो जमीन के नीचे कोयले की खदानें हो, उसको अपने रिश्तेदार और गिने चुने मित्रों को बांटी, अंतरिक्ष तक को नहीं छोड़ा। हम यहाँ स्पेस में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लेके जा रहे हैं चांद तक। अभी आदित्य L1 का मिशन लॉन्च हो चुका है। एक तरफ स्पेस की हम सफलता पे देश गुणगान गा रहे हैं, कांग्रेस ने अंतरिक्ष, देवास अंतरिक्ष के माध्यम से स्पेस को भी भ्रष्टाचार से नहीं छोड़ा। ऐसी पार्टी के ऊपर और ऐसे नेताओं के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है, कोई शीश महल बनाए सब सरकारी कानूनों को, सब नॉर्म्स को फ्लाउट करके, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई लिकर माफिया का काम करे या ड्रग माफिया का काम करे तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सारे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है। अभी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, नेताओं ने भ्रष्टाचार किया तो कार्रवाई होगी। अभी राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय सिंह, बर्खास्त थे,
थोड़े समय के लिए, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब सारे इंडिया अलायंस के नेता वहां पर पहुंचने मिलने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह के साथ हम हैं, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल के ताले टूटेंगे, सत्येंद्र बाबू छूटेंगे, मनीष बाबू छूटेंगे, संजय बाबू छूटेंगे। मुझे लगता है ये ओटीटी सीरियल्स को ज्यादा ही देखते हैं। जी। वास्तविकता तो ये है, हम सब व्यस्त हैं देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में। हम अपने काम में जुटे हुए हैं, कैसे देश को आर्थिक, सामाजिक और एक विश्व में बड़े बुलंद आवाज के साथ जी। नेतृत्व करने वाला देश बनाने के लिए। आर्थिक समरसता रहे, आर्थिक विकास हो, सामाजिक समरसता रहे और देश एक विश्व पटल पर अपना परचम फैलाए। हम सब उसमें व्यस्त हैं। जी। आप अपनी मीडिया की रिपोर्टिंग के काम करिए और विपक्ष को अपने कारनामों का हम तो वही कर रहे हैं, हम तो वो वही कर रहे हैं, उसको। करते करते बैन हो गए हैं। नहीं, आप अगर बैन हुए, ये दर्शाता है कि सच्चाई के ऊपर ताला लगाने की कोशिश कर रही है विपक्ष। जी। उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। मुझे पूरा विश्वास है, आप हो, आपका चैनल हो, आपके मित्र जो एंकर्स या जर्नलिस्ट के ऊपर इस प्रकार से कांग्रेस और बाकी पता नहीं इंडिया ने किया है ये, जी, इंडिया अलायंस से किया है या कांग्रेस, मुझे मालूम नहीं जी। पर आपके चैनल पे तो मैं देख रहा था कई उनके अलायंस पार्टनर्स आते हैं अभी भी। तो ये बड़ा कंफ्यूज एक गठबंधन है। तो एक प्रकार से यूपीए का अलग स्वरूप है। नाम बदलने से कोई चरित्र भी नहीं बदलता, नाम बदलने से चाल भी नहीं बदलती, नाम बदलने से मानसिकता भी नहीं बदलती। ये इमरजेंसी के टाइम की इनकी मानसिकता है। इनको लगता है कि जर्नलिस्ट का, पत्रकारों का गला घोटने से इनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मुझे लगता है बड़े गलत फहमी में विपक्ष चल रहा है। आप अपनी बुलंद आवाज को बुलंद रखिए, देश आपके साथ है। जी, हम तो देश के सवाल उठाते हैं और इसीलिए व्यूअर्स सबसे ज्यादा प्यार न्यूज 18 नेटवर्क को देते हैं। देश का नंबर वन न्यूज नेटवर्क है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात करी, तो जस्टिन ट्रूडो साहब के साथ जो विवाद हुआ है या फिर कनाडा के साथ जो विवाद हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या आपको लगता है व्यापार पे भी पड़ेगा, कॉमर्स पे भी पड़ेगा? साधारणतः व्यापार तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज से अलग रहता है, कूटनीति से अलग रहता है, पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ भी सकता है, स्वाभाविक है। आखिर लोगों में भी आक्रोश आता ही है जब ऐसे अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, तो हर भारतवासी को गुस्सा आता है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई उसका प्रभाव पड़े तो उसका भुगतान उस देश को देना पड़ेगा जो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जिसका कोई अता पता नहीं, कोई बुनियाद नहीं, कोई दूर दूर से हमारे साथ, देश के साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है कि ये एक ऐसा संवेदनशील देश है। जी। यहाँ का नेतृत्व विश्व की चिंता करते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी की। हम तो वसुधैव कुटुंबकम को अपना मूल मंत्र मानते हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। G20 की प्रेसिडेंसी जो अब भारत के पास है, उस अध्यक्षता में हमने अफ्रीकन यूनियन तक को मेंबर बनाया, शामिल किया G20 में। और आज पूरे विश्व में इस बात पर सहमति है कि भारत और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही माने में विश्व नेता के रूप में निकले हैं, विश्व मित्र बने। लेकिन G20 का सफल आयोजन हुआ, ट्रूडो साहब यहां थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके तेवर बदल गए वहां जाकर? अब वो तो आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, मेरा तो उनसे कोई संबंध है नहीं। जी, लेकिन अब मैं, क्योंकि एक सवाल जरूर बनता है कि जो इस समय इजराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ और हमस ने वो टेररिस्ट अटैक करा, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि भारत में भी कुछ लोग हमस के समर्थन में निकल आए, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बाकी कोई यूनिवर्सिटी हो। लेकिन कांग्रेस की CWC मीटिंग में भी पैलेस्टाइन का समर्थन किया गया खुला। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नरेंद्र मोदी का विरोध एक तरफ है, लेकिन इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले भारतीय जनसंघ हमारी पूरे 70 वर्ष की राजनीतिक जीवन में जी, राजनीतिक तौर पर मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन जब देश का सवाल आता है तो देश एक आवाज में बोलना चाहिए। और भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा में हमारे नेता जब जब कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल रहा, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हुआ, जब जब कोई विषय देश के बाहर का विषय हुआ, तब हमने सरकार की बात को आगे बढ़ाया, सरकार के स्टैंड के साथ रहे। हमने ये बचपना नहीं किया कि विदेशी धरती पे जाके अनाप शनाप भारत के बारे में उल्टे सीधे वक्तव्य दें। हमने कभी भारत को रन डाउन नहीं किया, हमने भारत का गुणगान गाया, भारत को एक बड़े स्वरूप में विश्व के सामने रखने का काम किया, चाहे सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे। हमने कंसिस्टेंटली लगातार आतंकवाद की निंदा की है और आतंकवाद के विरोध में हर भारतवासी एक स्वर में बोलते हैं। अब दुर्भाग्य है कि कुछ पार्टियां राजनीति को इस हद तक गिरा देती हैं कि उसमें वो कई बार देश का भी हित सामने। पर ऐसा क्यों है? अगेन इसका जवाब मैं पर कैसे इसलिए दूं? हम तो उस प्रकार की सोच ऐसा रखते क्या हैं हो नहीं। गया कि हम तो निंदा करते हैं इस प्रकार की पर सोच। बीते 9 सालों के में हमने एक डिफरेंस आते हुए देखा कि तल्खी विपक्ष और सरकार के बीच में इतनी बढ़ गई है कि अब वो शिष्टाचार भी नहीं रहा है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है इसका एक ही कारण मुझे समझ में आता है जी, कि शायद उनको लगता है कि उनका एक अधिकार है, एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो राज करेंगे इस देश के ऊपर, एक परिवार राज करेगा देश पर। वो शायद इतने वर्षों तक स्थिति रहने के कारण उनको एक गलतफहमी हो गई है कि पता नहीं वो भारत को एक लोकतंत्र मानते भी है कि नहीं मानते। उनको लगता है बस उन्हीं को अधिकार है, और एक पिछड़े समाज के गरीब आदमी को भारत ने प्रधानमंत्री बना लिया, वो आज तक उनको पचता नहीं है, उनसे हजम नहीं होता है। और इसी के लिए शायद वो पूरे समाज को इस प्रकार के अनाप शनाप वक्तव्य देते हैं। वो कहते इस हैं कि प्रकार सरकार से डिफेम करने को जाते हैं, सरनेम को ही डिफेम करते हैं, पूरे समाज को डिफेम करते हैं, और फिर भी गलती करने के बाद माफी तक मांगने का शिष्टाचार नहीं है। यही जो मानसिकता है, मैं समझता हूं यही मानसिकता कांग्रेस को और उनके अन्य सहयोगी दलों को और ज्यादा नीचे गिराएगी। एक पार्टी पूरे धर्म के ऊपर अटैक करती है, दूसरी उनके गठबंधन की पार्टी पूरे पिछड़े समाज के ऊपर अटैक करती है। ये जो छोटी सोच है और ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, मी माई सेल्फ, और मैं ही राज करूंगा और मेरी ही परिवार राज करेगी, इस मानसिकता के खिलाफ आज देश का युवा शक्ति और इस देश का नागरिक खड़ा हो गया है, गुस्से में है, और ये गुस्सा आगे आपको देखने को मिलेगा जब जब मौका आएगा। लेकिन सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष एक ही बात कहता है कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, हमारी बात नहीं सुनती है, हम जो कहते हैं उस पर रिस्पॉन्ड तक नहीं करती है। सदन में हम मणिपुर पे चर्चा चाहते थे, वो नहीं कराई, हम महंगाई पे चर्चा चाहते हैं, वो नहीं कराते, ये सब आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है इतनी सार्थक चर्चा हुई, इतने विस्तार से मणिपुर विषय के ऊपर भी चर्चा हुई है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसके बारे में पूरा खुलासा किया, आंकड़ों के साथ जानकारियां दी। मैंने तो शायद आपके चैनल पे भी देखा, सब आंकड़ों के साथ आपने बताया कि पहले से समस्या कितनी गंभीर और गहरी चलते आ रही है, कैसे पूरे पूर्वांचल में, नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी की सरकार आने के बाद बड़े पैमाने पे बदलाव हुआ, विकास भी पहुंचा, अमन शांति भी हुई है। और ये जो समस्या है, ये एक समस्या पहले से जो चले आ रही है, इसमें एक विस्फोट हुआ, फिर भी 2-3 दिन के अंदर ही इसको कैसे काबू में लाया गया। जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहले गृह मंत्री हैं जो वहां स्वयं गए 3 दिन तक और उनको जब कहा गया हेलीकॉप्टर से जाओ, कहा नहीं मैं गाड़ी से जाऊंगा। वहां लोगों को मिले, हर समाज के लोग को मिले। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद जी राय तो शायद महीने से ऊपर वहां पे रहे, काबू में लाया सिचुएशन को, नियंत्रण रखा में लाए पूरे परिस्थिति को। और पहले की डिबेट से आप देखें पार्लियामेंट में, तो कांग्रेस के समय तो एमओएस होम डिबेट में जवाब देते थे। प्रधानमंत्री छोड़िए, मिनिस्टर छोड़िए,
MOS होम ने मणिपुर के ऊपर जवाब दिया। हम बार बार कहते रहे चर्चा होनी चाहिए। आपको तो पता ही है, पहले दिन फ्लोर लीडर्स की मीटिंग पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ही माननीय राजनाथ सिंह जी उपनेता है लोकसभा में जी, और मैं और माननीय प्रहलाद जोशी जी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, हम तीनों ने सभी पार्टियों को, विपक्ष हो या हमारे सहयोगी हो या अन्य पार्टियां, सभी को आश्वासन दिया और चेयरमैन ने हाउस में अनाउंस कर दिया कि इस पे चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रही थी, चर्चा होने नहीं देना चाह रही थी, एक ढोंग रचा रही थी, क्योंकि उनके दिल में खोट था। उन्हें पता था कि कांग्रेस के शासन में कैसे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के साथ अन्याय किया था। और मैं समझता हूं चर्चा लिस्ट होने के बाद हाउस में चर्चा लिस्ट होगी। जी। और मैं चाहूंगा कि आप सब यहाँ इस बात को गौर से सुने। माननीय अध्यक्ष राज्यसभा ने चर्चा लिस्ट की थी राज्यसभा में, उस दिन भी कांग्रेस ने चर्चा में भाग नहीं लिया। उस दिन भी पूरा विपक्ष एकजुट होकर भाग गया चर्चा से। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं पूरी तरीके से उसकी निंदा करता हूं। जी, लेकिन आपने बात करी पार्लियामेंट की और बात करी कि विपक्ष को आप साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना एक ऐसा विषय है जिसको लेकर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बहुत साफ तौर पे बोला कि उनके राज्यों में जहां जहां सरकारें हैं, उनके जो राज्य है वहां पर जातिगत जनगणना होगी। मैंने आपके चैनल पे जरा भी ये नहीं कहा कि हम विपक्ष को साथ में लेके चलना चाहते हैं। मैंने ये कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार बंद करे तो स्वाभाविक रूप से सभी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर वो भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो हमें उनका साथ नहीं चाहिए, माफ करिए। वो भ्रष्टाचार करे, हम देश में एक ईमानदार सरकार देना चाहते हैं। जातिगत जनगणना से बीजेपी की सरकारें क्यों भाग रही हैं? क्या आपको लगता है कि 2024 के लिए दिक्कत वाली बात है आप लोगों के लिए? वो विषय अभी कोई कंसिडरेशन में ही नहीं है, कोई विचार में नहीं है जी। अगर वो समाज को अलग अलग प्रकार से गलत फहमियों में रखना चाहते हैं और इस प्रकार के बचपना वाले डायलॉग करें, उससे देश और समाज को नुकसान ही होगा। अब मैं आप सबको एक सवाल पूछता हूं। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पता नहीं पद लेने से क्यों भागते हैं, कोई काम करने से क्यों भागते हैं, वो मुझे समझ नहीं आता। पर जो भी है, एक ही परिवार के हैं, सरनेम तो है, तो इससे उस पार्टी में तो और कुछ चलता नहीं है। देवगन को कभी कोई वहां पे पोजीशन मिल नहीं सकती है, क्यों आपका सरनेम। आप मुझे कांग्रेस में भेजना चाहते हैं? नहीं, मतलब आपका स्वागत है। अगर आप भ्रष्टाचार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर आप उधर जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ईमानदार जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो न्यूज 18 में ही रहिए जी। लेकिन उन्होंने, राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट किया जी, जितनी जनसंख्या उतना अधिकार, ऐसा कुछ कहा था। जितनी संख्या जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मुझे एक बताइए कि गांव में तो एक ही मोची होता है, तो उस बेचारे मोची का क्या होगा? गांव में तो कोई एक पुजारी होता है, उसका क्या होगा? कोई 2-3 दुकानदार होते हैं, उनका क्या होगा? मुझे लगता है कि समाज बांटने के बदले हमने देश को एकजुट करना है। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण दिए थे। 15 अगस्त को देश के समक्ष एक बड़ी सोच, एक बड़ी विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी कि हमें 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाना है। याद है आप सबको 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीन से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा देश के सामने कि हम इस देश को 2047 तक एक विकसित देश बनाएंगे, और एक सभी को आह्वान किया कि हम सब कर्तव्य भावना से इस काम के लिए जुट जाएं। हम सब गुलामी की मानसिकता को नष्ट कर दें, खत्म कर दें। हम सब अपने इतिहास, अपने परंपराओं को जीवित करें। हम सब देश की एकता और एकजुटता को मजबूत करें। जी, हम सब नारी शक्ति का सम्मान करें और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएं, जिससे हम 2047 तक
पूरे देश में समृद्धि लेके जा सके। एक ऐसी बड़ी सोच इस देश को आगे लेके जाएगी, बजाय कि ऐसे राजनीतिक फुलंदे जो इस देश को बांटेंगे। लेकिन शायद राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए एक रिवाइवल हो सकता है अगर जातिगत जनगणना होगी। देखिए, कांग्रेस को रिवाइव करना है तो सबसे पहले तो देश की एकता और एकजुटता के साथ जुड़े। कांग्रेस को रिवाइव करना है तो परिवारवाद से अपने आप को मुक्त करें। कांग्रेस को रिवाइव खड़गे जी अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष तो वहां पे आपको भी पता है, मैं हाउस में मेरे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जहां मैं राज्यसभा में बैठता हूं, मेरा मुंह ना ही खुला है, बेचारों की दुर्दशा मैं क्या बताऊं आपको। मैं समझता हूं कांग्रेस जुड़े भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अभियान के साथ, कांग्रेस जुड़े भारत का एकजुट होके विश्व के सामने जी भारत की आवाज को बुलंद करने में, कांग्रेस जुड़े गरीबों के कल्याण के कार्यक्रमों में, कांग्रेस जुड़े बिना भेदभाव देश की उन्नति, विकास और प्रगति के लिए काम करने में, कांग्रेस जुड़े एक सार्थक डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग हो पार्लियामेंट में, जिससे देश की ज्वलंत समस्याओं के ऊपर हम सब मिलके एक नया रास्ता बनाए, देश को तेज गति से आगे लेके जाए। अगर कुछ उच्च विचार कांग्रेस लेके आती है तब देश की जनता को भी उन पे कुछ विश्वास होगा, थोड़ी बहुत तो आस्था होगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।